नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हमास से युद्ध विराम के बाद अब लगातार जो इस वक्त बंधक है उनकी रिहाई चल रही है। बहुत सारे बंधकों को रिहा कर दिया गया है। अगर इजराइल की बात की जाए तो वो भी कई फिलिस्तीनियों को अब तक रिहा कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्या मुद्दे रह सकते हैं, आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी अब यहां से तैयार हो सकती है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मयंक, देखिए, लगातार हमने देखा कि हमास से युद्ध विराम के बाद बंधक छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा बंधक अभी हमास के पास हैं। लेकिन इसी बीच अब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात को हम किस तरीके से देखें? देखिए, ये ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात है ये बेहद अहम है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, हमास जो है वो अब तक हारा नहीं है। जैसा नेतन्याहू चाह रहे थे या जैसी कोशिश इजराइल कर रहा था कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, वैसा नहीं हो पाया। हिजबुल्ला भी अभी भी हिजबुल्ला जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हिजबुल्ला भी जो है वो लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है। वेस्ट बैंक में इजराइल के सामने अलग चुनौतियां मौजूद हैं और ईरान से जो खतरा है वो तो है ही। तो देखिए, ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पे हो रही है जिसमें सीज फायर के बाद ये पहली मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में किन मुद्दों पे चर्चा होगी, जो आपका सवाल है उसका जवाब खुद नेतन्याहू दे रहे हैं। रवाना होने के पहले उनका एक बयान सामने आया, मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा कि हम व्यक्तिगत संबंधों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि हमास पर जीत, हमारे सभी बंधकों की रिहाई, ईरान के आतंकवादी धुरी से निपटने को लेकर हमारी चर्चा होगी। अच्छा। मतलब वो खुद ये बता रहे हैं हाँ। कि वो हमास पे चर्चा होगी, जो बंधक रिहा हो रहे हैं उनको लेकर चर्चा होगी, और साथ ही ईरान और उसके जो अलायंस हैं जो आगे इजराइल के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, इनसे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। अब देखिए, सोशल मीडिया में जो एक्सपर्ट्स के जिस तरह से बयान सामने आए, जो चर्चा है, बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि अगले कुछ महीनों में अमेरिका और इजराइल का इस पूरे इलाके को लेकर क्या रुख रहेगा। ईरान को लेके एक बड़ी चर्चा होगी। ईरान के जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, जो उसकी एटमी ताकत है, ये अमेरिका के लिए एक बड़ा चिंता का मुद्दा है और इजराइल के लिए तो है ही है। तो इस पे आगे क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे निपटा जाए, ये बड़ी एक जो है वो इस पे पूरा जो है चर्चा का मुद्दा रहेगा। ठीक है मयंक, एक सवाल यहाँ ये भी उठता है, चूंकि ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी थी। आप देखिए, ट्रंप ने पूरी तरह से कार्यभार संभाल लिया है। ऐसे में हम देखते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि दुनिया भर के अलग अलग देशों की मदद करता है। उसमें बहुत सारे देशों को मदद करना अमेरिका ने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी इजराइल और नेतन्याहू को उनकी तरफ से मदद दी जा रही है। पहली बात तो ये खबर ये भी आ रही है कि देखिए, अभी जब तक बंधक रिहा नहीं कराए जाते हैं तब तक तो चलिए ठीक है, शांत है, अभी अभी फौरी तौर पर शांति से कहा जा सकता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब बंधक रिहा हो जाएंगे तो सवाल सबके मन में यही है कि फिर क्या होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये इसको लेके इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि जो सीज फायर है ये बहुत लंबा टिकने वाला नहीं है। देखिए, उसकी एक बड़ी वजह है, अभी देखिए ये तीन बंधकों को जो है हमास की तरफ से रिहा किया गया है 1 फरवरी को, और उसके बदले इजराइल की तरफ से 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया है। 3 बंधकों के बदले 183 इन्होंने छोड़े हैं। अब देखिए, ये जिस तरह से इजराइल जो है वो बहुत कोशिश करने के बाद भी, जैसा आप जान ही रहे हैं कि ये जो बंधक थे हमास के, इनको छुड़ा नहीं पाया। बिल्कुल। और इसको लेके लगातार दबाव बन रहा था कि इन्हें छुड़ाना है, मुख्य प्रायोरिटी ये है, इन्हें छुड़ाना है। और दूसरी तरफ जो गाजा में जो जंग चल रही थी, उस जंग में भी हमास खत्म नहीं हो पाया। देखिए, वो आज भी उसके लड़ाके वहां मौजूद है। ऐसी स्थिति में ये सीज फायर के अलावा जो है, जैसी चर्चाएं, एक्सपर्ट कहते हैं, और चौतरफा दबाव भी था कि भाई बंधक छुड़ाने हैं। हाँ, तो इजराइल के पास शहर गजा जी, पट्टी जी, बिल्कुल तबाह हो गजा गया तबाह। था, और ऐसे में कोई चारा नहीं। हाँ, तो ऐसे में सीज फायर के जरिए ये कोशिश की गई। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे कि भाई शांति चाहिए, तो उनकी बात भी रखनी थी, और दूसरी तरफ जो है वो सीज फायर से ये बंधक रिहा होना, ये एक बड़ी चीज थी। लेकिन ये जिस तरह से देखिए, 183 फिलिस्तीन के लोग जो है वो छोड़े जा रहे हैं और बदले में 3 रिहा हुए, इसकी बड़ी आलोचना भी हो रही है। और जो राइट विंग है वो ये कह रहा है इजराइल में कि भाई फिर से जंग होनी चाहिए। अब देखिए, इस हालत में देखिए, ये जो बंधक रिहा हुए, इनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो इजराइल लाया गया। और उसके बाद जो है एक तरफ तो
हमास के साथ और गजा के साथ जो स्थिति है वो बंधकों का जो है वो आदान प्रदान चल रहा है, छूट रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखें कि वेस्ट बैंक में भी हालत बहुत अच्छे नहीं है। वेस्ट बैंक में जैसा कि आईडीएफ की तरफ से कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों में जो है वहाँ 50 से ज़्यादा फिलिस्तीन लोगों की मौत हुई है। इजराइल उन्हें आतंकवादी कह रहा है, फिलिस्तीन का कहना है कि इसमें बड़े सारे जो है बेगुनाह नागरिक भी मारे गए हैं और 2 हफ्ते में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और उसमें एयर स्ट्राइक भी की गई है। और ये देखिए इसमें 35 जो लोग हैं वो करीब जेनिन जो इलाका है वहाँ पे हुए हैं, मरे हैं। और तुल्कारेम इलाके में और तामुन इलाके में यहाँ पे जो है ड्रोन स्ट्राइक्स भी हुई हैं इजराइल की तरफ से। तो ये जो वेस्ट बैंक है ये पूरी तरह से अभी भी अनस्टेबल है। यहाँ पे अभी भी जो है इजराइल के लिए बड़ा खतरा बरकरार है। ये अभी तक जो है वो किसी परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ा है। दूसरी तरफ अगर आप हिजबुल्ला की बात करें तो देखिए हिजबुल्ला के साथ ठीक है सीज फायर चल रहा है, लेकिन अभी भी वहाँ पे भी चीज़ें वहाँ पे भी सेटल नहीं है। अभी जब बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले की बात है कि इजराइल ने जो है वो अपना एक फाइटर प्लेन से लिबनन में अटैक किया और उसकी वजह ये थी कि बताया जाता है कि हिजबुल्ला की तरफ से एक ड्रोन जो है वो इजराइल के अंदर आया और उसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। तो देखिए ना हिजबुल्ला पूरी तरह से ख़त्म है, वो अपने आप को लगातार मजबूत कर रहा है, वो अपने आप में इंटैक्ट है। वेस्ट बैंक का हाल आप देख ही रहे हैं क्या हाल है। गजा में जो है वो गजा में एक जिस तरह से ये सीज फायर हुआ और एक प्रकार से ये थोड़ा सा सेटबैक भी रहा नेतन्याहू के लिए और इजराइल के लिए कि भाई आपको मजबूर होना पड़ा सीज फायर करने के लिए, आप जो है समझौता करने के लिए गजा में हमास के साथ, क्योंकि आप लगातार लड़ाई भी कर रहे थे, आपके भी सैनिक मारे जा रहे थे। हमने देखा कि गाजा पट्टी में किस तरह के हालात हुए, ट्रंप इधर शपथ ले रहे थे, तो ये चौतरफा दबाव झेल रहे थे नेतन्याहू, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। तो हम ये मान के चले कि अभी जो भड़की आग थी उसको थोड़ी देर के लिए तो बुझा दिया गया है, लेकिन ये अभी चीजें सुलग रही है। सुलग रही है, अभी भी अंदर ही अंदर वो चिंगारी सुलग रही है। और इसका देखिए इसका जो है मैं आपको एक बयान बताता हूँ नेतन्याहू का। अगर आप इस पूरे इलाके पे नजर रखें तो ये जो नेतन्याहू का बयान है ये बता रहा है कि मामला किस दिशा में आगे जा सकता है। देखिए अभी जब वो रवाना हो रहे थे उसके पहले उन्होंने कहा कि ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स का उन्होंने गठबंधन जो है ईरान का उन्होंने जिक्र किया, जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं अलग अलग जो इजराइल के खिलाफ है इसका जिक्र किया, जो लगातार मुश्किलें पैदा कर रही हैं इजराइल के लिए। ये खुद नेतन्याहू मान रहे हैं कि भाई ईरान भी मुश्किल पैदा कर रहा है और रेजिस्टेंस फोर्सेस जो अलग अलग हैं वो पैदा कर रही हैं, तो खुद वो मान रहे हैं। इन्होंने ये कहा नेतन्याहू ने कि हम अमेरिका के साथ काम करके सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति के दायरे को बढ़ा सकते हैं और ताकत के बल पर शांति का युग हासिल कर सकते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब और इंटरेस्टिंग बात है। ये वो शांति भी और ताकत भी। हाँ, कि ताकत के बल पर शांति का युग हासिल कर सकते हैं। मतलब हम जो है ताकत के दम पे ताकत के दम पे शांति कैसी होती है ये तो हाँ ये आप देख सकते हैं। ये ताकत के दम पे कहना चाहते हैं कि शांति हासिल करना, तो ये क्या लेबनान वाली बात कर रहे हैं या गजा वाली बात कर रहे हैं या वेस्ट बैंक वाली बात कर रहे हैं, ये मतलब या सीरिया वाली बात कर रहे हैं या ईरान वाली बात कर रहे हैं, पता नहीं। तो ये जो है सोशल मीडिया में इनके इस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है और इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है और जो इजराइल के साथ समर्थक है वो इसको पॉजिटिवली भी ले रहे हैं, जो राइट विंगर्स हैं। देखिए हमारा काम है जो चीजें सोशल मीडिया पे है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना। हम किसी के ना फेवर में है ना अगेंस्ट में, हम तटस्थ होकर बात कर रहे हैं। तो इनका ये बयान जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि हम ताकत के बल पे शांति स्थापित करना चाहते हैं। क्या नेतन्याहू ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले वक्त में, और अब तक तो ताकत ही दिखाते रहे जिसका परिणाम अलग अलग जगहों पर हालात जिस तरह से बिगड़े मिडिल ईस्ट के, वो तो ताकत का ही परिणाम था। इसमें इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है, गजा को भी नुकसान हुआ है। जैसा हम अक्सर बात करते हैं कि इस युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। इजराइल को भी बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है। नॉर्थ इजराइल में जो है वो एरिया जो है वहाँ पे काफी तबाही हुई है। उसके बाद अब देखिए अब कुल मिला के कहानी जो है वो ये है कि ये ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद जो आगे की प्लानिंग होगी इस पूरे एरिया के लिए, उसमें ये 4-5 चीजें बड़ी चर्चा का मुद्दा रहेंगी कि एक तो हमास का आगे कैसे डील करना है, ईरान का क्या करना है, ईरान की न्यूक्लियर जो सेंटर्स है, न्यूक्लियर पॉलिसी है, उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको कैसा रोका जाए। इसके साथ ही साथ आप देखें हिजबुल्ला हो, चाहे सीरिया हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, इन इलाकों में शांति स्थापित करना है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्या इसको किसी पर्टिकुलर एक कोई पॉलिसी के तहत ट्रंप आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ट्रंप की प्रायोरिटी भी है कि इन सब जगहों पर शांति बनाए रखी जाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शांति दूत बता रखा है। तो आप देखिए कि ताकत के दम पर शांति किस तरह से लाई जा सकती है। पीछे हमने देखा कि किस तरह की स्थिति तमाम जगहों पर थी।
हालात बेहद खराब थे, लेकिन फिलहाल अभी शांति है, युद्ध विराम है हमास और नेतन्याहू के बीच में, यानी कि इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन ये कब तक रहेगा? आज जो मुलाकात ट्रंप और नेतन्याहू की हो रही है वो क्या कुछ लेकर सामने आएगी, इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए, बने रहिए हमारे साथ।